और कई बार स्टूडेंट क्या करता है, जो अगर मान लो कोई एक जैसे जेनेटिक्स चैप्टर है तो जेनेटिक्स बच्चा पूरा साल पढ़ता है, एक हवा बना हुआ है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, दिस है दैट फलाना वगैरह वगैरह। अगर मान लो जेनेटिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 5 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जिसमें कंसेप्ट यूज होता है, बाकी 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एकदम आसान है। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, सबसे बड़ी गलती जो मैं देखा हूँ, मतलब 99% स्टूडेंट जो गलती करते हैं, उस एक क्वेश्चन के पीछे भागेंगे कि वो एक क्वेश्चन मेरा कंफर्म हो गया तो मतलब 5 को कंफर्म हो गया। गलत है, उस एक क्वेश्चन के पीछे भागना ही नहीं है, क्योंकि वो और जो 4 क्वेश्चन आसान उसके पीछे पढ़ते ही नहीं है। जो 4 क्वेश्चन सिर्फ साइंटिस्ट का नेम है या फिर डाटा है, वो आपको रटना है, याद करना है। अगर एग्जाम में आएगा सिंपली याद है तो कर पाओगे, नहीं याद तो नहीं हो पाएगा। उस 4 क्वेश्चन को बच्चे पढ़ते नहीं है। जो एक क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट लग रहा है, बहुत सारा दिमाग लग रहा है, कितना लेक्चर बर्बाद किया, उसके पीछे बच्चे पागल। सिर्फ जेनेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सारे चैप्टर में ऑलमोस्ट ऐसा ही। जो आसान सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है या जो सिंपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, याद करने से हो जाएगा, उसको बच्चा पढ़ते नहीं। जिसमें जहाँ पे दिमाग लगता है सोच करे हमको तो आता ही नहीं, तो कहाँ से होगा, उसके पीछे भाग रहे होते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं तो अभी हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जेनेटिक्स जैसा चैप्टर जो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे इसको कितना हवा बना करके रखा है कि बहुत टफ है, तो हम उसमें से ऐसे क्वेश्चन का हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, जो हर साल लगभग हर साल उससे क्वेश्चन आता है और आप कुछ नहीं करना, बस सिंपली याद रखना, आपको पढ़ के जाना है, याद रखना कि ये चीज़ें होती है और एग्जाम में एज इट इज़ आता है। वैसे एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज़ उठ के आता है, ठीक है। तो उसी जेनेटिक्स की चैप्टर वो क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो एकदम आसान है, जो आपको सिर्फ याद रखना है, याद रहेगा, टिक लगाओगे, आंसर पाओगे। वो हम क्वेश्चन में छुएंगे भी नहीं, उसको हम टच भी नहीं करेंगे, जिसमें दिमाग लगता है, जिसमें कंसेप्ट यूज होता है, क्योंकि अभी उतना हमारे पास टाइम है नहीं। तो हम ऐसे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जो एग्जाम में आएगा भी और एकदम आसान है। तो देखो, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, इधर लास्ट में जेनेटिक्स की जो है जेनेटिक्स चैप्टर है, उसके लास्ट में जो आओगे तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, इसमें 3 डिजीज़ है। 3 डिजीज़ हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस तीनों डिजीज से 3 में से 2 भी आ सकता है, 3 डिजीज है, इसमें से 2 भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और एक तो मिनिमम एक कोई ना कोई आता ही आता है। जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, हर साल क्वेश्चन आता है, इसे फिक्स है। तो देखो, हम सबसे पहले देखेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम 21 नंबर पे एडिशनल जीन आ जाता है, यानी कि ट्राइसोमी का केस है। क्या केस है? कितना बड़ा इसी क्वेश्चन आ गया है कि ट्राइसोमी का केस कौन है, मतलब क्रोमोसोमल ट्राइसोमी का मतलब डिजीज कौन है, तो डाउन सिंड्रोम। तो याद रखना है आपको, ट्राइसोमी ऑफ 21, क्रोमोसोम 21 का क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है। और ये जीन जो है ये डिजीज जो है सबसे पहले साइंटिस्ट लैंगडन डाउन ने 1866 में इसको डिस्क्राइब किया था। तो साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कई बार साइंटिस्ट का नाम इग्नोर कर देता है, बट जेनेटिक्स जैसा चैप्टर जब साइंटिस्ट का नाम जहाँ भी दिख रहा है उसको याद कर लो, क्योंकि कितनी हर साल साइंटिस्ट पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है साइंटिस्ट के नेम के बेस पे। तो लैंगडन डाउन 1866 में इसको डिस्क्राइब किया था। फिर इसके बारे में हम ये कुछ इसके सिम्टम दे रखा है कि शॉर्ट स्टेचर होगा। आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम में कैसा होगा, शॉर्ट स्टेचर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है स्मॉल राउंड हेड होगा। अगर आप बुक देखोगे तो बुक में बगल में आपको एक फ़ोटो दिख रहा है बच्चे का, उसमें सारा पॉइंट दिया हुआ है। तो सारा पॉइंट आपको जितना सिम्टम दे रखा है, 5 सिम्टम, 5 सिम्टम याद होना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट टाइप आ जाता है कि बताओ इसमें से कितना सही है कितना गलत है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको सारा याद रहेगा तभी कर पाओगे। तो देखो, शॉर्ट स्टेचर होगा, स्मॉल राउंड हेड होगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि फर्रो टंग होता है। कैसा टंग होता है? फर्रो टंग होता है। पार्सली ओपन माउथ होगा। चौथा पॉइंट क्या हो गया? पार्सली ओपन माउथ होगा। और पाम जो है, पाम हथेली जो है ब्रॉड होगा, और इसमें एक क्रीजेस लाइनिंग ऐसे मतलब क्रीजेस बने होंगे। तो हथेली कैसा होगा? पाम जो है ब्रॉड होगा, और कैसे होंगे? कैरेक्टराइज बाय पाम क्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसके, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा? फिजिकल साइकोमोटर होगा, और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड होगा। तो ये इतना आपको है ना 6-7 पॉइंट याद रखना है डाउन सिंड्रोम में। कि सबसे पहला कितनी बार क्वेश्चन आया, ये क्रोमोसोम में कैसा है? ये ट्राइसोमी का केस है, 21 ट्राइसोमी का केस है। फिर हम दूसरी डिजीज के बारे में बात करते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये इसमें क्या होता है? एक एडिशनल जीन आ जाता है। इसमें टोटल ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम होता है ना। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर, ये प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। डबल XY 47 जीन हो जाता है,
और इसमें कितना है डबल एक्स वाई, ठीक है। सच इंडिविजुअल जो है, ऐसे इंडिविजुअल कैसे मैस्कुलिन डेवलपमेंट आ जाता है, इसमें आपको याद रखना है कैसा डेवलपमेंट होगा, मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाता है, यानी कि गायनिकोमास्टिया वाला भी कैरेक्टर आ जाता है। और ऐसे इंडिविजुअल कैसा होगा, स्टेराइल होगा, ये भी याद रखना है। ऐसे इंडिविजुअल कैसा होगा, स्टेराइल होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। क्लाइनफेल्टर में कितना याद रखना है कि इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी कि डबल एक्स वाई हो जाता है। ये याद रखना है कि ऐसे मैच आ जाता है डबल एक्स वाई, मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक एडिशनल क्रोमोसोम है, ठीक है, एक एडिशनल क्रोमोसोम। चौथा पॉइंट क्या है कि मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाएगा, गायनिकोमास्टिया भी देखने को मिलता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, ये इंडिविजुअल जो है स्टेराइल होगा। कैसा होगा, स्टेराइल होगा। फिर हम लोग देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम कैसा केस है, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, अभी क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा था, एक एडिशनल क्रोमोसोम आ रहा था ना, यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, टोटल 47 क्रोमोसोम विथ एक्सओ, यानी कि ये फीमेल होगी। ऐसी ये जो है फीमेल होती है, और ये भी फीमेल कैसा होगा, स्टेराइल होगा, यानी कि ये भी बच्चा नहीं वो नहीं कर सकती है, ठीक है, बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, स्टेराइल फीमेल होगा। और इसका जो ओवरीज होगा वो क्या होगा, रूडिमेंट्री होगा, ओवरीज अच्छा से डेवलप नहीं होगा, रूडिमेंट्री ओवरीज होगा। इसके साथ साथ जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी एब्सेंट हो सकता है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होगा। तो टर्नर सिंड्रोम याद रखना है, फीमेल होती है, एक्सो क्रोमोसोम होता है, 45 क्रोमोसोम होगा। और इसमें जो ये इंडिविजुअल होगा, फीमेल होगी, स्टेराइल होगी, ठीक है, फीमेल होगी और स्टेराइल होगी। ये 3 डिजीज आपको याद रखना है, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। कितना आसान है, बच्चे इसको स्किप करके चल जाते हैं और इसी से क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में एक लाइन आपको याद रखना है, हीमोफीलिया कैसा जीन है, ये कैसा डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। सेक्स लिंक कैसा डिजीज़ है, रेसेसिव। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, एक ही लाइन से सबसे ऊपर पहला लाइन जो लिखा है उसी से क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोफीलिया कैसा डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे भी एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि कैसा जीन है, ये ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव के थ्रू होता है। ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव ट्रेट है ये, ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल है ये, नॉट सेक्स लिंक। पहला पॉइंट ऑटोसोमल है, दूसरा पॉइंट ये रेसेसिव है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है देखो, तो सिकल सेल एनीमिया में है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ये सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन होता है, इसमें एक सिंगल बेस जो है सब्सटीट्यूट हो जाता है, हट जाता है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन हो जाता है 6th कोडोन, ठीक है, 6th कोडोन पे ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन का 6th कोडोन पे जो है एक सिंगल बेस सब्सटीट्यूट हो जाता है, GAG से GUG हो जाएगा, गैग से गुग हो जाएगा, यानी कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है वैलिन से, ग्लूटामिक एसिड चेंज किससे हो जाता है, वैलिन से चेंज हो जाता है। और इसमें कैसा RBC कैसा हो जाता है, RBC जो है सिकल सेप का हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया, क्योंकि RBC जो है बाइकॉनकेव शेप से सिकल सेप हो जाता है। कब हो जाता है, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन में, अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन में। तो आपको ये याद रखना है कि 6th कोडोन पे होगा, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन है, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है किससे, वैलिन में, यानी कि GAG चेंज हो जाता है किसमें, GUG में हो जाता है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। RBC जो है सिकल बाइकॉनकेव शेप से सिकल शेप हो जाता है। ये 5-6 पॉइंट याद रखना है, 5-6 पॉइंट 100% इससे ही क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो इसी से आएगा और इससे ही आता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, जो कि इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं, एकदम आसान है, बच्चे छोड़ के चल जाते हैं। फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में 3 चीज़ याद रखना। सेक्स डिटर्मिनेशन देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन एक तो ह्यूमन का ये कैसा होता है, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन XY XW करेगा, XY और XX। ह्यूमन में कैसा होता है, XY से क्या होगा, मेल होगा, XX से क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। और ये फिर दूसरा किसका देखा जाता है, फॉल का, यानी कि बर्ड का। तो बर्ड में कैसा होगा, ZW याद रखना, ZW से फीमेल होगा और ZZ होगा तो मेल होगा, ये उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है। फिर ग्रास हॉपर का ह्यूमन के जैसा ही है, बट ग्रास हॉपर में क्या दिक्कत है, ह्यूमन में क्या होता है, XX मतलब फीमेल ना, तो ग्रास हॉपर में भी XX मतलब फीमेल, बट ह्यूमन में क्या होता है, XY मतलब फीमेल होता है ना, ग्रास हॉपर में ये नहीं होता, XO मतलब फीमेल, XY नहीं है, XO है, ठीक है, XO मतलब मेल है, ठीक है, XO मतलब मेल। ह्यूमन में क्या होता था, XY मतलब मेल होता था, ग्रास हॉपर में क्या है, XO मतलब मेल है, और इसका जस्ट उल्टा ZZ मतलब मेल है। तो ये बहुत कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एकदम आसान है, तीनों याद रखना, तीनों चीज़ का, ह्यूमन का, बर्ड, ग्रास हॉपर का और बर्ड का, तीनों एकदम सिंपल है, याद रखना है, बस याद रहेगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो छूट जाएगा।
एकदम सिंपल चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर उसके बाद सिकल सेल एनीमिया के बाद एक और है फिनाइल कीटोनूरिया। तो फिनाइल कीटोनूरिया में कुछ बात हमको याद रखना है। फिनाइल कीटोनूरिया कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये। फिनाइल कीटोनूरिया कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है इसमें। क्या हो जाता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। देखो, फिनाइल एलेनाइन एक अमाइनो एसिड है जो एक एंजाइम के प्रेजेंस में, फिनाइल एलेनिन एंजाइम के प्रेजेंस में जो है ना टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। बट ऐसे पेशेंट में, फिनाइल कीटोनिया जिस पेशेंट को होता है, ऐसे पेशेंट में क्या होता है? वो एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो वही फिनाइल एलेनिन जो है कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड अदर डेरिवेटिव में, जिसके वजह से जो है मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है और कई बार यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड। तो ये पीकेयू जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर देखो, पेडिग्री एनालिसिस में कुछ नहीं करना है। पेडिग्री एनालिसिस नहीं पढ़े तो छोड़ दो, लेकिन जो पेडिग्री एनालिसिस में जो वो चार्ट दे रखा है, जैसे मेल का क्या सिंबल होगा, फीमेल का क्या सिंबल होगा, सेक्स अनस्पेसिफाई का क्या सिंबल है, अफेक्टेड इंडिविजुअल का क्या सिंबल है, आपको ये याद रखना है। जैसे मेल का क्या है? स्क्वायर सिंबल है, फीमेल का क्या है? राउंड सिंबल है। और स्क्वायर ही जो है थोड़ा अलग टाइप में स्क्वायर को इन्वर्ट करके रखा है, तो वो सेक्स अनस्पेसिफाई को बता रहा है। स्क्वायर हो या सर्कल हो या फिर अनस्पेसिफाई वाला हो, वो अगर पूरे तरीके से मतलब ये है फिल है, तो वो क्या है? अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि अफेक्ट किया हुआ है, नॉर्मल नहीं है वो। ठीक है। सिंगल लाइन जो है मेल, और देखो स्क्वायर और सर्कल से जुड़ा हुआ है सिंगल लाइन, तो वो क्या दिखाता है? मेटिंग को दिखाता है। स्क्वायर और सर्कल जो है डबल लाइन से जुड़ा हुआ है, तो क्या किस चीज़ को दिखाता है? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, यानी कि कंसेंगुअस मेटिंग भी बोलते हैं इसको। रिलेटिव के बीच में जो अगर मेटिंग हुआ है तो उसको हम ऐसे लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो देखो एक मतलब पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन, ऊपर वाला जो पेडिग्री है वो पेरेंट्स को दिखा रहा है, नीचे वाला जो पेडिग्री है वो किसको दिखा रहा है? चिल्ड्रेन इन बर्थ ऑफ लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होगा पहला बच्चा और जो है उसके बाद दूसरा तीसरा जो है आगे तक जाते जाएगा जितना बच्चा होगा। ये इस चीज़ को दिखाता है कि लेफ्ट वाला जो है फर्स्ट बच्चा है। ठीक है। और फिर अगर मतलब कोई भी सिंबल इसमें मतलब जितना नंबर लिखा है तो मतलब कि 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है। तो ये आपको जो भी चार्ट दे रखा है, डायग्राम, ये आपको याद रखना। कई बार यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं। बस आपको ये पढ़ के जाना है एनसीईआरटी से। इससे हाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक है ये जो हर साल क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। बच्चा उसके पीछे पागल पड़ा रहता है, जिसमें दिमाग लगाना है, कंसेप्ट लगाना है, समझ में नहीं आता और उससे एक आध क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हम उस पर बिल्कुल डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। आपको बस जो सब चीज़ें रटना है, याद करना है, जिसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को हम बस डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन ग्रैस्प कर सको, कि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं। फिर देखो, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के बारे में 5 लाइन लिखा हुआ है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत कई बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के बारे में। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर सबसे पहले ये TH हंट मॉर्गन जो है, ये इसका बहुत ही फेवरेट ये था, लैबोरेटरी इंसेक्ट बोल सकते हो। इस पे ये कई बार मतलब एक्सपेरिमेंट किया, TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की 5 खासियत है जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। सबसे पहला हम बता रहे हैं, ये जो है सबसे पहला खासियत क्या है कि ये जो है बहुत ही आसानी से मतलब ग्रो किया जा सकता है। इसको दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैबोरेटरी में, मन किया बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो है लाइफ साइकिल 2 सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ 2 वीक्स में। 2 वीक में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक मीटिंग में बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोजेनी मिलता है, यानी कि एक मीटिंग से बहुत सारा बच्चा देता है ये। सिंगल मीटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। ठीक। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें क्लियर कट डिफरेंशिएशन है सेक्स का, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होती है, मेल और फीमेल अलग अलग होती है ये। ठीक है। मेल जो है स्मॉलर होता है फीमेल से, याद रखना। मेल जो है ड्रोसोफिला में छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। उल्टा केस है भाई, याद रखना। मेल कैसा होता है? छोटा होता है, फीमेल ही बड़ी होती है ड्रोसोफिला के केस में। ठीक है। 5वां पॉइंट इसका ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो लो माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है और इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो एनसीईआरटी में दे रखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट लिखना है, तीनों पॉइंट को रट जाओ।
ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये तीनों पॉइंट में से आपको डायरेक्ट एज इट इज़ लाइन उठ करके आ सकता है, अगर याद है तो कर पाओगे, नहीं याद है तो छूट जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का 3 पॉइंट है। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। जो कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो जो कंट्रोल होता है किससे, डिस्क्रीट यूनिट से, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फैक्टर अकर इन पेयर। जो फैक्टर है यानी कि फैक्टर का मतलब बोला गया था जीन को, यानी कि तो वही जीन, फैक्टर मतलब क्या है यहाँ पे जीन, तो जीन कैसा होता है, पेयर में होता है। तीसरा पॉइंट में क्या है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर रेसेसिव। एक जीन में क्या होगा, एक रेसेसिव होगा, एक डोमिनेंट होगा। एक कैसा होगा, डोमिनेंट, एक क्या होगा, रेसेसिव। तो जीन के बारे में और लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात किया है कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो जीन से कंट्रोल होता है, यानी फैक्टर से कंट्रोल होता है, जो डिस्क्रीट यूनिट है। दूसरा पॉइंट वो पेयर में होगा। तीसरा पॉइंट कि उसमें दो जो है, दो जो है ना वो डिसिमिलर पेयर होगा, एक होगा डोमिनेंट, एक होगा रेसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही 3 पॉइंट बोलता है, याद रखना, ठीक है। डोमिनेंस है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है एंटी राइनम स्पीसीज, ठीक है, डॉग फ्लावर ही बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, डॉग फ्लावर। तो याद रखना कोडोमिनेंस का एग्जांपल जो है ह्यूमन AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये एग्जांपल याद कर लेना, अगर नहीं पढ़ो तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बस ये सब कुछ जो भी सुपरफिशियली पढ़ सकते हो, जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, वो सब पढ़ के जाओ। ये सब बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं और आसान चीज़ें जिससे मैक्सिमम हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेनेटिक्स हो गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना और हर साल क्वेश्चन आता है वो बायोटेक्नोलॉजी। उसका 2 चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन और प्रोसेस। दोनों से एकदम हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल डायरेक्ट एज इट इज़ उठ के आ जाता है। वो आपको पढ़ के जाना, बस वीडियो देख लेना मेरा, सिंपल तुम है ना आराम से क्वेश्चन आएगा, तुम टिक करके आओगे, एकदम खुश हो जाओ। अभी जेनेटिक्स में जो चीज़ बताया है वो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक जरूर करना और शेयर करना। जो भी नीटेस्ट फ्रेंड उसको सबको शेयर करना, क्योंकि मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, क्योंकि सबका भलाई होगा। अगर आपका दोस्त पढ़ रहा है आपके साथ, उसका भी भलाई होगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट भी कर सकते हो, ताकि मुझे इससे क्या है मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं तुम लोगों के लिए और मेहनत से और भी ज़्यादा अच्छे से पूरा रिसर्च करके जल्दी मैं तुम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है कवर करूंगा, जो तुम आसानी से 5 से 10 मिनट में आराम से तुम हर चैप्टर को कवर कर सकते हो मेरे थ्रू, क्योंकि हम, ठीक है। और शेयर भी करना, सब्सक्राइब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।